हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने लेक्चर नंबर 1 में जो डिस्कस किया था दैट वाज इंडिकेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स और एसिड्स और बेसिस के साथ वो क्या कलर चेंजेस देते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आपने इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देखा हो। आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो कि अगेन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ पे हर एक रिएक्शन को जो एसिड्स देते हैं, बेसिस देते हैं, उसको समझना है, उससे रिलेटेड सारी केमिकल इक्वेशंस को याद रखना है, और उन इक्वेशंस को लिखते हुए हमेशा याद रखना है कि आपको इक्वेशंस को हमेशा बैलेंस जरूर करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली रिएक्शन के साथ, पहली केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, जहां पे हम डिस्कस करें हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को साथ में ओपन कर लीजिए, सो दैट कि आपको मालूम हो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। आपको हर एक चीज यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगी, और अगर आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे, राइट। सो हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्टिविटी नंबर 2.3। पॉज योर वीडियो हेयर, ब्रिंग योर एनसीईआरटी एंड ओपन अप एक्टिविटी नंबर 2.3। तो वेल, अगर अब आपने ये कर लिया है तो हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, जहां पे हम देखेंगे कि एसिड्स का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो इसमें आपको जो एपरेटस लेना है दैट इज अ टेस्ट ट्यूब, जिंक ग्रैन्यूल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक कॉक फिटेड विद अ डिलीवरी ट्यूब, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर। फिर उसके साथ आपको एक सोप सोल्यूशन लेना है, कैंडल या मैचस्टिक लेनी है। आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जो कि बिल्कुल क्लीन हो, ड्राई हो, उसके अंदर आप जिंक ग्रैन्यूल्स डालोगे, उसके अंदर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के एकदम से कॉक को फिट इन कर देंगे, विच ऑलरेडी हैज द डिलीवरी ट्यूब विद इट। अब ये डिलीवरी ट्यूब किसमें से पास कर रही है, एक सोप सोल्यूशन में से। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करोगे, सबसे पहली चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे वो है ब्रिस्क एफरवेसेंस टेकिंग प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो आपको यहाँ पे कुछ बबल्स दिखाई देंगे, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक जब आप अपने ग्लास में पोर करते हो तो आपको कुछ बबल्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक ब्रिस्क एफरवेसेंस या बबल्स ऑफ सम गैस टू बी इवॉल्व, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये जो गैस बनेगी जिसके बबल्स थे आपने ऑब्जर्व किए, वो पास करेंगे थ्रू द डिलीवरी ट्यूब इनटू द सोप सॉल्यूशन, राइट। और फिर आप क्या देखोगे कि इस सोप सॉल्यूशन में से कुछ बबल्स राइज अप कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं हम अभी बात करते हैं। और अब जो बबल्स सोप सॉल्यूशन में से राइज करें, उसके पास आप एक बर्निंग कैंडल या एक बर्निंग मैचस्टिक लेके आओ, तो तब क्या होगा, वो बबल बर्स्ट करने वाला है विद अ पॉप साउंड, ठीक है। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नंबर 1, ब्रिस्क एफरवेसेंस बबलिंग टेकिंग प्लेस, बबल्स विल बी फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, गैस जो उस बबल के अंदर थी दैट इज गोइंग टू बी बर्निंग विद अ पॉप साउंड, जब उसके पास एक कैंडल लेकर आओगे आप बर्निंग, और इस यहां से हमारी एक कंफर्मेशन होगी दैट द गैस दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के रिएक्शन में किस गैस के बबल्स प्रोड्यूस हुए, हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हुए। और हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि जब आप उसके पास एक बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर जाओगे तो हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी विद अ पॉप साउंड, पॉप, राइट। तो ऐसी आपको आवाज आएगी, ठीक है। तो why are bubbles formed in the soap solution? Gas hydrogen when it passes through the soap solution, तो वो एक बबल के अंदर entrap हो जाती है और वो राइज अप करता है बबल, बिल्कुल जैसे कि जब आप
सोप सॉल्यूशन के अंदर हवा ब्लो करते हो तो आप बबल्स बनाते हो, ठीक है। तो आपने ये जरूर सोप सॉल्यूशन लेकर, वो आपको रोड साइड पे बेचने वाले मिलते हैं, आपने उनसे शायद जरूर खरीदा होगा और आपने उसके बबल्स बनाए होंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सोप सॉल्यूशन फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं और उसके पास आप बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हो तो दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। सो नाउ व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस? एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट दिस फॉर्म्स इज अ सॉल्ट, जो कि इस केस में हमारा मेटल जिंक था, तो जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। केमिकल इक्वेशन, जिंक विच इज अ सॉलिड ने रिएक्ट किया H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, प्रोडक्ट क्या बना? सॉल्ट दैट इज जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एसिड और मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन को हम कंफर्म करेंगे बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर इट एंड हाइड्रोजन विल बर्न विद अ पॉप साउंड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अब हम एक सिमिलर रिएक्शन देखते हैं मेटल के साथ बेस का। तो अभी आपने पढ़ा मेटल और एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे रिएक्शन हम अंडरस्टैंड करेंगे बेस विद द मेटल। तो एग्जैक्टली सेम सेटअप है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो हम यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले रिएक्शन को ही अंडरस्टैंड करते हैं कि जिंक अगर आप लोगे अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें अब एसिड की जगह पे बेस डालोगे, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या प्रोड्यूस होगा? वेल इट इज गोइंग टू बी अगेन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बेस प्लस मेटल ऑल्सो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जिंक और NaOH के रिएक्शन में आपको मिलेगा सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ब्रिस्क एफरवेसेंस, बबलिंग होगी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इन्हीं बबल्स को जब हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास करेंगे थ्रू द सोप सॉल्यूशन, तो सोप का एक बबल बनेगा फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस और जब उसके पास आप एक बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल लेके आओगे तो हाइड्रोजन इज गोइंग टू बर्न विद अ पॉप साउंड, right? So I hope you will remember this. Acid या base का reaction with metal, what is going to be formed is salt plus hydrogen. Next reaction is the reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acids. और याद रखना कि ये reaction bases नहीं देते। So ये है हमारी एक्टिविटी नंबर 2.5 टू अंडरस्टैंड कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको दो टेस्ट ट्यूब चाहिए हैं, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। आपको टेस्ट ट्यूब ए में डालना है सोडियम कार्बोनेट का 0.5 ग्राम और टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 0.5 ग्राम और दोनों में आप ऐड करोगे डाइल्यूट HCl, ठीक है। और जो आप सेटअप देख सकते हो वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब अगेन दिस इज गोइंग इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। सो इस सेटअप पे अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट का डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होगा तो ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाई देगी। अगेन आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देगा इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी एग्जैक्टली सेम ही चीज देखोगे, बस फर्क सिर्फ ये होगा कि वो जो एफरवेसेंस आ रही है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी देन what you are going to observe in test tube A. तो सोडियम कार्बोनेट में एफरवेसेंस ज्यादा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस कम। और फिर अब इस गैस को जब आप पास करोगे थ्रू लाइम वाटर, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि वो जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करेगा। तो यहां से हमें पता लगता है कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की।
जिसे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उसकी रिएक्शंस भी देखेंगे। अभी हम पहले कंसंट्रेट करते हैं हमारी पहली रिएक्शन पे, सोडियम कार्बोनेट और HCl के रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, NaCl वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन होगा, अगेन प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम, सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फर्क क्या होगा, सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन में, एंड आई होप वो आपको ऑलरेडी आता है, आप चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हो। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो व्हाट विल बी प्रोड्यूसेस, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हमने टेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, दैट इज बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। और लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। और यहाँ पे रिएक्शन में क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है और उसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, सो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So continuing from what we have learned कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं, जिसको हम टेस्ट करते हैं बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, राइट। अब सो नेक्स्ट एक बहुत ब्यूटीफुल रिएक्शन, एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हाई, वी विल जस्ट टॉक इन अ मिनट, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में आपको क्या चाहिए, आपको इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए टेस्ट ट्यूब चाहिए, डाइल्यूट NaOH, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन चाहिए, डाइल्यूट HCl चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। अब क्या करेंगे आप, दिस इज द प्रोसीजर दैट इज रिटन। तो अब आपने करना क्या है, आपने NaOH के 2 ml एक टेस्ट ट्यूब में डाल देने हैं और उसमें 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन की डाल देनी है। आप बता सकते हो कि क्या चेंज आप ऑब्जर्व करने वाले हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में डालो, पॉज एंड पुट अप दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आप सब लोगों का जो आंसर है दैट इज पिंक। क्यों, क्योंकि फिनोफ्थलीन एक कलरलेस सॉल्यूशन है। जब आप इसको एसिड में डालते हो कलरलेस ही रहता है, बट जब आप इसको बेस में डालते हो तो उसका पिंक कलर आता है, जिस जो हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में कि एसिड कौन है और बेस कौन है। सो दिस इज द रोल ऑफ एन इंडिकेटर, हेल्प आइडेंटिफाई एसिड फ्रॉम अ बेस। तो बेस में फिनोफ्थलीन का कलर पिंक, तो बेस इज NaOH। आपने ऐसे ही NaOH पे फिनोफ्थलीन को डाला, आपने पिंक कलर देखा। अब नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, आपको डाइल्यूट HCl को ड्रॉप करके विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर इस NaOH के पिंक सॉल्यूशन में अब डालना है। जैसे जैसे आप HCl डालोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि उसका पिंक कलर जो है वो फेड हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि जैसे ही आप एक HCl का ड्रॉप डालोगे, आपका सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, नंबर 1, जब आपने NaOH डाला था तो फिनोफ्थलीन टर्न्स पिंक। On adding HCl drop by drop, what we are observing कि pink color gradually fade कर रहा है, disappear हो रहा है। At one point solution जो है वो colorless हो जाएगा, and on adding a few drops of NaOH again, pink color will reappear. आप वापस NaOH डालोगे तो वो कलर reappear हो जाएगा। Now why is this happening? तो NaOH एक बेस है, फिनोफ्थलीन को उसने पिंक पे टर्न किया, ठीक है। HCl एक एसिड है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, जो कि आप नीचे इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हो कि आपके पास NaOH है और HCl है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। तो NaOH किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा।
HCl किस में ब्रेक डाउन करेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na और Cl आपस में कंबाइन करके NaCl फॉर्म करेंगे। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करके वाटर फॉर्म करेंगे। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको बोलूं तो जब एक बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो व्हाट इज फॉर्म्ड इज सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेस बेस क्यों था? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देता था। एसिड एसिड क्यों है? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देता है। और जब दोनों आपस में रिएक्ट किए तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो कंबाइन कर गए, तो उन दोनों ने एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज देयर आर नो लॉन्गर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जब एक एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो एसिड के H पॉजिटिव बेस के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन किए तो सॉल्ट बन गया, गिविंग अस एसिड बेस रिएक्शन एज सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे ना तो एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, एक्सेस में तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस। और जैसे ही आप वापस NaOH डालते हो तो फिर से सॉल्यूशन थोड़ा सा बेसिक होगा, तो वो पिंक कलर वापस आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम अपने आगे चलते हुए लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। और हमने यहाँ पे कौन सा मेटालिक ऑक्साइड लिया है? वेल, हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड। सो याद रखना, कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है दैट इज ब्लैक। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाने वाले हैं? डाइल्यूट HCl के साथ। तो हम क्या करेंगे? हम एक बीकर लेंगे, एक बीकर के अंदर कॉपर ऑक्साइड को डालेंगे विच इज अ ब्लैक कलर सॉल्ट। इसमें आपने क्या डाला? आपने डाइल्यूट HCl डाला। आप स्लोली स्लोली डाइल्यूट HCl को डालते जाओगे और उसको कॉन्टिन्यूअसली स्टर करते जाओगे। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज कि आपके पास एक ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आएगा। सो लेट अस लुक एट द रिएक्शन आल्सो। कॉपर ऑक्साइड का जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो व्हाट इज फॉर्म्ड इज कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ये कॉपर क्लोराइड है जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अब व्हाट हैव यू ऑब्जर्व कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड वो जो था वो डिसॉल्व कर गया डाइल्यूट HCl में, और सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? एक ब्लू ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब एसिड मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज जस्ट लाइक जब हमने एक बेस का रिएक्शन कराया था एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बना था। तो आप यहां से ये भी समझ सकते हो कि जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है तो ये मेटालिक ऑक्साइड यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है एक बेस की तरह। इसका मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो जनरली क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, और हमने अभी पढ़ा कि बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, सॉल्ट और वाटर दे रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, सो इसका जो नेचर है वो बेसिक है, वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है और वो न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को, और सॉल्ट और वाटर इस रिएक्शन में बन रहे हैं। ठीक है, सो आई होप दिस आल्सो इज क्लियर टू यू। मेटालिक ऑक्साइड एक बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ एंड फॉर्म कर रहा है सॉल्ट प्लस वाटर।
अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज का आपने ध्यान रखना है। अभी हमने ये सीखा कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो ये केस मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या बताता था? बेसिक नेचर बताता है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। बट एक चीज का ध्यान रखना कि कुछ ऐसे ऑक्साइड भी हैं जो कि एम्फोटेरिक है। तो बेसिक ऑक्साइड हमेशा एसिड के साथ तो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, बट बेसिस के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। जबकि अगर मैं एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स की बात करूं तो वो एसिड के साथ यस सॉल्ट और वाटर बनाएगा, सेम वे में बेसिस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो लेट अस रीड। Most metal oxides, they are basic. There are some oxides of metals which are amphoteric. तो क्या वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं? तो बेसिक ऑक्साइड्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब भी एक मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, चाहे वो बेसिक ऑक्साइड हो चाहे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो, राइट। पर what you have to learn as the difference is कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में जो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, दे आर जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड का जब NaOH के साथ रिएक्शन होता है तो सोडियम जिंकेट प्लस वाटर बनता है। अभी हमने प्रीवियसली कहां पे सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन देखा था? जब आपने मेटल का बेस के साथ रिएक्शन देखा था, जिंक और NaOH के रिएक्शन में सोडियम जिंकेट बना था और साथ में हाइड्रोजन गैस बनी थी। जिंक ऑक्साइड का जब NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम जिंकेट प्लस वाटर बनेगा, ओके। और बेसिक ऑक्साइड्स में एग्जांपल्स, we have magnesium oxide, we have calcium oxide, we have copper oxide, we have iron oxide. तो ये बेसिक ऑक्साइड्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जबकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। और एसिड के साथ तो दोनों ही रिएक्ट करेंगे। तो आप याद क्या रखोगे कि एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ साथ बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, वो एसिड्स के साथ तो रिएक्ट करेंगे, बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो अब आपको सीखनी है, दैट इज रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद अ बेस। तो मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन, कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स भी बेस के साथ रिएक्ट करती हैं, वो ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक हैं। और अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन, जिसका एक एग्जाम्पल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक्टिविटी नंबर 2.5 में, और जहां पे आपने पढ़ा कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास करते हो तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा। तो लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसके फॉर्मूला में हाइड्रोक्साइड है वो बेस है क्योंकि वो OH आयंस देता है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और वाटर है। तो एक बेस किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज क्या होनी चाहिए? एसिडिक इन नेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। और कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या है? वो है एसिडिक,
ठीक है. So non-metallic oxides, they are acidic in nature because they react with bases to give salt and water. तो हम यहाँ पे अभी तक की हुई रिएक्शंस को एक क्विक रीकैप करते हैं सो दैट कि आपकी रिएक्शंस की लर्निंग बहुत स्ट्रांग हो. सबसे पहले रिएक्शन हमने पढ़ा एसिड्स और बेसिस का मेटल्स के साथ. तो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. बेसिस अगेन जनरली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट एक्सेप्शंस है. मेटल्स लाइक जिंक जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता था? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन. ठीक है. सारे के सारे मेटल्स बेसिस के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे और सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड्स भी बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. जिंक ऑक्साइड आपने एक एग्जाम्पल एम्फोटेरिक ऑक्साइड का देखा और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड. सिमिलरली एल्युमिनियम एक मेटल है जो NaOH के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हमारा आया मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन. तो मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करके अगेन सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेंगे. बेसिस के साथ सारे के सारे मेटल ऑक्साइड सॉल्ट प्लस वाटर नहीं फॉर्म करते, सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. अगेन फॉर्मेशन किसकी होगी? सॉल्ट प्लस वाटर की. नेक्स्ट रिएक्शन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का है. तो ये रिएक्शन सिर्फ एसिड्स देंगे, ये बेसिस नहीं देते. और जब भी एक एसिड का मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्शन किसकी होगी? सॉल्ट की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड्स रिएक्ट नहीं करते, जबकि बेसिस रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? अगेन सॉल्ट प्लस वाटर. इंडिकेटर्स का रिएक्शन आपने एसिड और बेसिस के साथ पिछले लेक्चर में डिटेल में किया था. यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स ही उठाए हैं और लिखे हैं. सो आपको सारे के सारे याद रहने चाहिए कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में. फिनोफ्थलीन का एसिड्स के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं होता, जबकि बेसिस फिनोफ्थलीन को पिंक कलर में चेंज करते हैं. और फिर लास्टली एसिड्स और बेसिस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. और एसिड और बेस के रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है. सो आई होप अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको बिल्कुल क्लियर है. So based upon this, अब हम चेक करते हैं अपने कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो यहाँ पे इस टॉपिक के बाद गिवन थे. So पहला क्वेश्चन है, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? तो कर्ड और सार सब्सटेंसेस आपको मालूम है कि वो किस नेचर के हैं? वो एसिडिक नेचर के हैं. और एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं. तो ये एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. सो वी शुड नॉट कीप देम इन मेटालिक वेसल्स लाइक ब्रास वेसल्स एंड कॉपर वेसल्स. तो ये वेसल को भी डैमेज करेंगे और हमारे फूड को भी अनफिट बना देंगे फॉर कंजम्पशन. ठीक है. So next is, which gas is usually liberated when acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test the presence of this gas? तो हाइड्रोजन गैस is usually liberated जब एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है. तो जिंक का फॉर एग्जांपल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी. हम इसको कैसे टेस्ट करते हैं? बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द गैस, और गैस इज गोइंग टू बर्न विद अ पॉप साउंड. थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके इन टेक्स्ट में गिवन था वो क्या है? मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद dilute hydrochloric acid to produce effervescence.
The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. तो सबसे पहले वो गैस जो कि मेटल के कंपाउंड के साथ डाइल्यूट HCl के रिएक्शन में प्रोड्यूस होगी, वो एफरवेसेंस देती है और वो कैंडल को भी एक्सटिंग्विश कर देती है. दैट इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस जो कि फायर एक्सटिंग्विशिंग में यूज की जाती है. ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो आपका एक मेटल का कंपाउंड है, मेटल का कंपाउंड है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या होगा? या तो वो एक कार्बोनेट होना चाहिए या वो एक बाइकार्बोनेट होना चाहिए. ठीक है, और बाइकार्बोनेट्स आप याद रखना कि सॉलिड फॉर्म में बहुत कम है जो कि एग्जिस्ट करते हैं. तो आपके लिए एक फटाफट वाला आंसर ये होगा कि एक मेटल का कार्बोनेट है. तो मेटल का कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ठीक है, अ फ्यू मेटल बाइकार्बोनेट्स जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये एक एडवांस लर्निंग कंसेप्ट है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट सिर्फ अपनी एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में अगर सॉलिड लिख रही हूं कि एक सॉलिड का रिएक्शन हुआ तो मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं लिखूंगी. सो रिमेंबर कि एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां पे भी बनता है हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं. एक तो उसका लाइम वाटर के साथ इफेक्ट, वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वो एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर सकता है. ठीक है, अब अंडरस्टैंड करते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी आपको समझ होनी चाहिए वो है कि अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो सब एसिड्स में ऐसी क्या चीज है जो कि कॉमन है और सारे बेसिस में ऐसी क्या चीज है जो कि कॉमन है. किस बेसिस पे चाहे जितना मर्जी डिफरेंट तरह का एसिड हो पर उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, या सिमिलरली बेसिस जो है वो डिफरेंट बेसिस है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी क्यों आती है? तो द आंसर इज कि सारे के सारे एसिड्स H पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, और सिमिलरली सारे के सारे बेसिस OH आयंस दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में. एंड दीज आर द आयंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो एक एसिड क्यों है? क्योंकि वो पानी में H पॉजिटिव आयंस देता है, और एक बेस क्यों है? क्योंकि वो पानी में OH नेगेटिव आयंस देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl की बात करें तो HCl को जब आप पानी में डालोगे तो दैट ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, और H पॉजिटिव आयंस हमेशा याद रखना बहुत ही छोटा आयन है और उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती. वो क्या करता है, हमेशा एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होकर H3O पॉजिटिव आयन बनाता है. तो आप उसको H पॉजिटिव आयन बोलो या H3O पॉजिटिव आयन बोलो, बात ही एक ही होगी. ठीक है, तो जब आप एसिड को पानी में डालोगे तो इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव आयंस, और ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ एसोसिएट होके H3O पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, और इनका नाम होता है हाइड्रोनियम आयंस. आप लिख सकते हो अपने नोट्स बनाते हुए, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं. ठीक है, H3O पॉजिटिव का क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयन. जो कैसे बनता है? H पॉजिटिव और
वाटर के एसोसिएशन से H3O पॉजिटिव बनता है। सो जब HCl का ब्रेक डाउन होगा इनटू वाटर, वो डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव आयंस या हाइड्रोनियम आयंस में प्लस Cl नेगेटिव आयंस में। सिमिलरली H2SO4 एसिड क्यों है? क्योंकि वो जब वाटर में हम उसको डालते हैं तो दैट ब्रेक्स अप इनटू 2 H पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट आयंस, ठीक है। और एक बेस बेस क्यों है? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में OH ions देता है, तो NaOH is going to break down into Na positive and OH negative. Similarly, KOH breaks down into K positive and OH negative. Okay? अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। क्या जिन जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होगा, क्या वो एसिडिक इन नेचर होंगे? मतलब कि जिस जिसके फॉर्मूला में आपने H डाला तो क्या उसका कैरेक्टर एसिडिक होता है? क्योंकि हमने अभी ये कहा एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयंस वाटर में देता है, तो उसके फॉर्मूला में H तो होगा, जैसे कि HCl में भी H है और H2SO4 में भी H है। तो क्या हर एक कंपाउंड जिसके अंदर H है वो एसिडिक इन नेचर होगा? तो अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट आपका क्या है? एक्टिविटी नंबर 2.8, जिसके अंदर हमने 4 सॉल्यूशंस ली। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिया, एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया, एक हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। और सिमिलरली अगर मैं एक अल्कोहल लूं तो जो कॉमनेस्ट अल्कोहल है हमारे पास दैट इज इथानॉल, जो कि आपने अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना भी है। तो उसका फॉर्मूला है C2H5OH। तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। तो आपके पास 4 कंपाउंड्स हैं, चारों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है। और हम अब ये चेक करते हैं कि क्या ये सारे के सारे एसिडिक इन नेचर है। तो कैसे हम इसको टेस्ट करेंगे? हम क्या करेंगे? हम एक बीकर लेंगे, एक बीकर के अंदर अपना सॉल्यूशन डालेंगे, चाहे वो HCl का हो, चाहे वो ग्लूकोज सॉल्यूशन हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो अल्कोहल का सॉल्यूशन हो। उसके अंदर हमने अपने 2 इलेक्ट्रोड्स और हमने अपना एक सर्किट बनाया विद अ बैटरी, विद अ बल्ब, अ स्विच, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, उन दोनों को आपने कार्डबोर्ड के थ्रू डाला हुआ है। तो अब आपका सर्किट कंप्लीट तब होगा जब आपका ये सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टिंग होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कंडक्टिंग होगा क्योंकि अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जा तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते कि सॉलिड ही है आपका और कंप्लीट सर्किट हो जाता। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। बट जहां पे सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? जब उसके अंदर आयंस हो। तो याद रखना, एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करता है जब उसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो। और इसलिए अगर ये बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में आयंस है। तो अब जब हम टेस्ट करते हैं व्हाट वी फाइंड आउट इज कि ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग नहीं बनता, मतलब कि ग्लूकोज और अल्कोहल आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते जब हम उनको पानी में डालते हैं। जबकि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होते हैं जब हम उनको पानी में डालते हैं, ठीक है। तो बल्ब इज गोइंग टू ग्लो when we are going to have HCl and H2SO4 is as the solution over here, and bulb does not glow in glucose and alcohol. तो इसका conclusion क्या हुआ कि acids they conduct electricity because they produce ions in water. जरूरी नहीं है हर एक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी में H पॉजिटिव आयंस नहीं दे रहा है तो वो एसिडिक नहीं है, चाहे उसके अंदर हाइड्रोजन फॉर्मूला में हो भी, ठीक है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल दे कंटेन हाइड्रोजन बट दे डू नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, सो दे आर नॉट एसिडिक,
ठीक है, तो आई होप यू विल रिमेंबर कि एसिडिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड द बेसिक नेचर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस, नंबर 1। और हर एक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं होता, सिर्फ जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस देगा डिसोसिएट होके ब्रेक डाउन करके, वही एसिडिक इन नेचर होगा। अब हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस देता है जो कि उसको एसिडिक कैरेक्टर देता है। तो क्या अगर एसिड को हम पानी में नहीं डालेंगे तो भी वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या नहीं? Let us understand this with the help of the next experiment, that is activity number 2.9. Does an acid show acidic nature without water? अब इसमें आपको क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपने 1 ग्राम सॉलिड NaCl डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो अब इसमें नेक्स्ट आप क्या डालोगे, आप इसके अंदर डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आप देखो आपने क्या किया, आपने लिया NaCl और उसका रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म? Na और सल्फेट आयंस आपको मिलके देंगे Na2SO4 और साथ में आपके पास बनेगा HCl गैस। बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन में आप पे छोड़ती हूँ, आप इसको कर दोगे, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने NaCl लिया, उसमें H2SO4 को डाला और हमसे NCERT में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? यस, देयर विल बी अ गैस दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, दैट इज HCl। अब आपको इस गैस को सक्सेसिवली टेस्ट करना है विद अ ड्राई एंड अ वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर आप इसमें फटाफट से एक कॉक फिट इन कर दोगे विद अ डिलीवरी ट्यूब और उस डिलीवरी ट्यूब से HCl गैस जहां से पास कर रही है उसके पास आप लेकर जाओगे अपना लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर? पहले ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और फिर वेट ब्लू लिटमस पेपर, जिसको आपने हल्का सा मॉइस्ट किया है पानी की ड्रॉप्स डाल के। तो अब आप ऑब्जर्व करो कि क्या कलर चेंजेस आती है लिटमस पेपर के साथ। तो HCl एसिड है, ब्लू लिटमस को उसे रेड में चेंज करना चाहिए। व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज कि ड्राई HCl गैस के साथ ब्लू लिटमस पेपर जो कि ड्राई है वो कलर चेंज नहीं शो करेगा, जबकि अगर आपके पास HCl गैस के साथ आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर जाओगे तो वहां पे रेड कलर में वो चेंज करेगा। आई रिपीट इट अगेन, हमने लिया था NaCl, उसमें डाला H2SO4, रिएक्शन में बना सोडियम सल्फेट और HCl गैस जो कि इस टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकले उसके पास आप लेकर गए नंबर 1 ड्राई लिटमस पेपर which was blue और उसके बाद वेट लिटमस पेपर दैट इज ब्लू इन कलर। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज होना चाहिए विद एन एसिड। व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि ड्राई लिटमस पेपर के साथ देयर इज नो कलर चेंज, जबकि वेट लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड, ठीक है। तो इससे हमें अब क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया कि ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। HCl एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा जब वहां पे उसको पानी मिलेगा, पानी उसको H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक करने में हेल्प करेगा और तभी वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू कि एसिड्स विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस ओनली इन वाटर, therefore they show acidic property only in the aqueous solution and not in the absence of water। अब यहाँ पे इस डायग्राम में एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोटिस करनी है और याद रखनी है। आपको चाहिए है ड्राई HCl गैस, ना कि मॉइस्ट HCl गैस। अगर मॉइस्ट हमारा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, फॉर एग्जांपल रेनी सीजन है, हमको इंश्योर करना है कि जो हमारी HCl गैस बाहर
निकल रही है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, हमने तभी उसका प्रॉपर रिजल्ट आएगा। तो उसको टेस्ट करने के लिए आप इस डिलीवरी ट्यूब में एक पहला सेटअप ये भी कर सकते हो कि आप इस डिलीवरी ट्यूब के एंड में एक गार्ड ट्यूब लगा दो विच कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड. Calcium chloride is going to absorb all the moisture and what will come out of this guard tube will be dry HCl gas. ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप याद रखोगे. सो अब सिमिलरली बेस को भी वाटर में क्या होगा, क्या होता है बेस का, तो बेस जब पानी में डिसॉल्व करता है तो वो OH नेगेटिव आयंस देता है. सो फॉर एग्जांपल NaOH को वाटर में डाला तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, KOH in water, K positive and OH negative, magnesium hydroxide, magnesium positive ions and hydroxide ions. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि सारे के सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं करते. जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पानी में सॉल्युबल हैं तो ये अल्कलीज हैं. ठीक है, सो bases ionize in water to produce OH negative ions which is responsible for the basic character. but सारे के सारे bases पानी में डिसॉल्व नहीं होते. जो bases पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं. Alkalis they are generally soapy to touch, bitter in taste and corrosive. आप किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनको हमेशा ध्यान से हैंडल करना. ठीक है, तो the question for you is, जिसको आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि NaOH और KOH को हम अल्कलीज बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम बेस बोलते हैं. Why? Okay, so I would want your answer in the comment section. अगर आपको ये समझ में आ गया है तो I'm sure you will be able to give the answer. तो अब आपने ये समझ लिया कि अगर आप एसिड को पानी में डालोगे तो वो H पॉजिटिव आयन देगा और अगर आप बेस को पानी में डालोगे तो वो OH नेगेटिव आयंस देगा. व्हाट विल हैपन अगर हम एक सॉल्ट को पानी में डालेंगे, तो सॉल्ट को जब पानी में डाला जाता है तो सॉल्ट भी किसका बना हुआ होता है, आयन से बना हुआ होता है, जिसको आप अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझोगे भी. तो सॉल्ट अब जब आप पानी में डालोगे इट इज गोइंग टू ब्रेक अप इनटू आयंस. अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि NaCl को जब आप पानी में डालोगे इट ब्रेक्स इनटू Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस. अब जो पॉजिटिव वाला आयन होता है उसको हम बोलते हैं केटायन और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन. ठीक है, सिमिलरली सोडियम सल्फेट विल ब्रेक अप इनटू सोडियम आयंस एंड सल्फेट आयंस. जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो केटायन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनायन है. सेम एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. Calcium ions they are cations positively charged and chloride ions they are negatively charged, इसलिए उसको हम anion बोलते हैं. ठीक है, तो जब आप सॉल्ट को पानी में डालते हो तो वो ब्रेक करता है इनटू आयंस दैट इज केटायंस एंड एनायंस और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, सो अब आपने जितना कुछ अंडरस्टैंड किया उसके बेसिस पे आपको दो क्वेश्चंस को अगेन आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन. नंबर 1, why does sugar solution not conduct electricity while Na solution does? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपको अगेन एक और सोचना है, why are ionic compounds generally good conductors in molten state or in the aqueous solution? इस क्वेश्चन का आंसर विल लाई इन योर चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो. सेकेंड वाले क्वेश्चन का, पहले का तो हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड वाले का कंप्लीट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी. तब तक आप सोचिए, आपको आंसर आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना, नहीं तो हम उसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल रिमेंबर, क्या सारे के सारे सॉल्ट्स पानी में घुल जाते हैं? तो उसका आंसर है नहीं.
हर सॉल्ट पानी में नहीं सॉल्युबल होता. देयर आर सर्टन सॉल्ट्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इनफैक्ट आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर आपने दो सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशंस का आपस में रिएक्शन करवाया और उनके रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना, तो उस इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम क्या बोलते थे? प्रेसिपिटेट. इसका मतलब है वो भी सॉल्ट होते हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं. तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे पानी में, सिर्फ सॉल्युबल सॉल्ट्स ही पानी में आयंस प्रोड्यूस करते हैं. और क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे. So we have two types of salts, soluble and insoluble. Soluble salts will dissolve in water, produce ions, conduct electricity. For example, we have NaCl, KNO3, that is potassium nitrate, Na2SO4, sodium sulfate. इनसॉल्युबल सॉल्ट्स पानी में या तो डिसॉल्व करते नहीं या ना के बराबर उनकी सॉल्युबिलिटी है पानी में, तो ये आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे पानी में, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल AgCl, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड. AgCl क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड. Okay, so AgCl, silver chloride, barium sulfate, BaSO4 and calcium carbonate, CaCO3, ये कुछ वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है. सो आई होप आपको अब एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एसिड्स को पानी में डालेंगे तो H पॉजिटिव, बेस को पानी में डालेंगे OH नेगेटिव, और सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो वो ब्रेक करेगा केटायंस और एनायंस में. नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2.10. जब हम एसिड या बेस के अंदर पानी डालते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक 10 ml वाटर लेना है बीकर में, जिसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को, और उसको धीरे धीरे से मूव करते रहना है, या आप एक स्टरर के साथ उसको कॉन्स्टेंटली उसको स्टर कर सकते हो. ठीक है, आपको चेक करना है बेस ऑफ द बीकर को, क्या वहां पे टेम्परेचर में चेंज है. अब अगर उसको आप देखोगे, व्हाट यू विल फाइंड इज कि वो जो बीकर का बेस है वो गर्म हो गया. अब अगर वो गर्म हुआ तो क्या हुआ? तो वो कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? वेल, इट इज गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर बीकर गर्म हुआ है तो. ठीक है, सो देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर. The base of the beaker will become hot and this is called as an exothermic process. आप यही एक्टिविटी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन सेम ही रहेंगी. ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जब हम एसिड या बेस को पानी में डालते हैं तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप किसी एसिड में पानी को डालते हो. ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप पहले पानी लोगे, पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालोगे और उसको, या बेस डालोगे, और उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहोगे. अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालते हो तो वो बहुत सारी हीट जो जनरेट होती है वो उस मिक्सचर को स्प्लैश करने में कॉज कर सकता है. वो जो आपके पास एसिड है वो आपके ऊपर गिर सकता है, बीकर को तोड़ सकता है, सब तरफ स्पिलेज हो सकता है, और आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है. सो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एसिड या बेस को में पानी डाल रहे हो तो आपने एसिड या बेस में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड और बेस डाल के कॉन्स्टेंटली स्टर करना है. ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड. अब एसिड और बेस में जब भी आप पानी डालोगे तो होगा क्या, आपके पास है एसिड, राइट. सो चलो, आपके पास है पानी और पानी में आप डाल रहे हो एसिड, या आप बेस भी डाल सकते हो. इस एसिड में आपके पास क्या है, 100, मान लो, एज्यूम कर लो, दिस एसिड इज गिविंग 100 H पॉजिटिव आयंस. जब आपने इसको पानी में डाला
तो ये H पॉजिटिव आयंस का नंबर तो चेंज नहीं होगा, वो तो 100 ही रहेगा, बट आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस पर ml ऑफ द सॉल्यूशन कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. सिमिलरली अगर आप बेस लोगे तो बेस के मान लो एज्यूम कर लो कि 100 OH नेगेटिव आयंस थे. अब अगेन आपको उससे पानी में डाला तो OH आयंस का अमाउंट तो नहीं बढ़ा, बट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ गया, तो पर ml OH आयंस का नंबर कम हो गया और उसलिए अगेन बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन. एसिड और बेस को अगर आपको डाइल्यूट करना हो तो वी ऐड वाटर टू द एसिड और बेस. पर किस तरीके से? पानी लेके फिर उसमें एसिड या बेस डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टरिंग. सो इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे. हमारा पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? तो I hope ये अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि HCl, HNO3 जब आप उसको पानी में डालोगे तो दैट इज गोइंग टू आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस, और ये आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं एसिडिक कैरेक्टर के लिए. कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड अल्कोहल ये पानी में आयनाइज नहीं करते, दे do not produce H positive ions, therefore they will not show acidic character. हमारा अगला क्वेश्चन, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास आयंस होने चाहिए, ठीक है. सो एसिड्स ionize in water to produce ions, that is H3O positive and other anions. These ions, they are charged particles which help in the conduction of electricity in solution. अगला क्वेश्चन, why does dry HCl not change the color of dry litmus paper? तो dry HCl gas absence of water में ionize नहीं कर सकता. Since no ions are produced, it will not show acidic nature and hence not change the color of dry litmus paper. ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी प्रीवियस ईयर आपके पेपर्स में पूछे गए हैं. सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो हमने सीखे वो समझ में आ गए हैं. So next is question number 4. Question number 4, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? So I hope अब आपको ये क्लियर है कि जब हम एसिड या बेस को पानी में डालते हैं तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अगर आप पानी को कंसंट्रेटेड एसिड में डालोगे तो बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी जो कि एसिड को बॉयल करने में भी कॉज कर सकता है और वो स्प्लैश आउट हो सकता है. वो स्प्लैश आपके कपड़ों पे गिर सकता है, आपकी स्किन को बर्न कर सकता है और आसपास की चीजों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. सो इट कैन कॉज सिवियर बर्न्स एंड डैमेज. देयरफॉर व्हाट वी शुड डू ऑलवेज इज add the acid to the water drop by drop with constant stirring and never water to the concentrated acid. Next question is, how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of acid is diluted? तो मैंने आपको ये अभी क्लियर किया है कि जब आप कंसंट्रेटेड एसिड लोगे तो उसमें पानी डालोगे तो जो आपके H पॉजिटिव आयंस का नंबर है वो तो कांस्टेंट रहा, वो तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हुई. तो इसलिए H पॉजिटिव आयंस या हाइड्रोनियम आयंस का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस इज गोइंग टू डिक्रीज एंड हेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज. तो डाइल्यूशन हो गई, कंसंट्रेटेड एसिड से हमारा डाइल्यूट एसिड बन गया व्हेन वी ऐड वाटर टू द एसिड. Next question is, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? अब यहाँ पे आपके इनिशियल NaOH सॉल्यूशन में पानी नहीं डाला, आपका क्वेश्चन कहता है कि आप उसमें और बेस डाल दो.
तो आपके पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल्स था, मतलब कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस था। आपने जब उसमें और NaOH डाला तो आपके पास OH आयंस का नंबर बढ़ जाएगा। जब OH आयंस का नंबर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है आपका सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो आपने एसिड में पानी डाला, एसिड डाइल्यूट हो गया, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम H पॉजिटिव आयंस का नंबर कम हो गया। यही अगर मैं एसिड लेती और उसमें और एसिड डाल देती तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता। सिमिलरली बेस में पानी डालते तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती, और बेस डाला तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। So this brings us to the end of today's lecture. हमने आज मेजॉरिटी में जो चीज पढ़ी थी वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जहां पे हमने देखा एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन होता है, बेस के साथ रिएक्शन नहीं होता। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, याद रखेंगे कुछ मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं जिनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि जब हम एक एसिड या बेस या सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो वहां पे आयन फॉर्मेशन होता है। सो ये सारी चीजें थी जो हमने पढ़ी, और आई होप ये आपको क्लियर है। इन सब को पॉइंट वाइज याद रखने के लिए आप एक मेमोरी ट्रिक भी बना सकते हो। तो एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन मेटल्स के साथ, दूसरा रिएक्शन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन, चौथा मेटालिक ऑक्साइड, पांचवा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और छठवां आयन फॉर्मेशन MCN MnI। ठीक है, सो आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बिल्कुल क्लियर है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। हमने आज अच्छे से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसिस को समझा। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू पीपल। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड बेस्ड सॉल्यूशंस। राइट, आपके पास एक एसिड है HCl, आपके पास एक एसिड है एसिटिक एसिड, दोनों की कंसंट्रेशन मैंने सेम ली है। उनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, हमें कैसे पता लगता है? यहाँ पे हम कंसेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, pH एंड द एप्लीकेशन ऑफ pH।
सो रिमेन विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ये बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स हैं जो कि आपको आपके साइंस के एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में फुल मार्क्स अटेन करवाने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।